दहेज, समाज क्या कहेगा। हमें तो आपकी बच्ची पसंद आ गई है। हमारे लड़के की कद काठी के हिसाब से देखे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जैसा आप सही समझे। बेटा योगेश, तुम दोनों को अगर टाइम चाहिए तो आपस में अकेले में कुछ बात कर सकते हो। हम बाहर चले जाते हैं। जी पिताजी, जैसा आप कहें। योगेश और सविता को अकेले वक्त देकर सब वहां से चले जाते हैं। चाय कैसी लगी? चाय भी अच्छी लगी और आप भी। सच में? हाँ, मैंने तो फोटो देख के ही हाँ बोल दिया था। मुझे भी आप अच्छे लगे। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जैसे खाना बनाना आता है या नहीं, घर के क्या क्या काम कर लेती हूँ, वगैरह वगैरह। वो तो मेरी माँ आपकी माता जी से पूछ ही लेंगी। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इधर योगेश और सविता जिंदगी भर का साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। उधर सविता के पापा योगेश के पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। देखिए, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। उसमें जितना पैसा लगा है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए ना। 10 लाख से कम में तो नहीं हो पाएगा। बेटी हमारी बहुत होनहार है और 7 लाख भी तो कम नहीं होते हैं ना जी। अगर आप हमारी बेटी को शादी के बाद काम करने देंगे तो 3 लाख तो 6 महीने में ही कमा लेगी। हमारे घर में ये सब नहीं होता। औरतें घर संभालती हैं और आदमी बाहर के काम। जरा मेरी बात तो समझिए। एक कार देने के बाद 10 लाख रुपए नगद देने में हमारी कमर टूट जाएगी और इसके अलावा टीवी फ्रिज तो देना ही पड़ेगा। शादी की तैयारियां, मेहमानों की पूछ परख, बारातियों का स्वागत। बेटी की शादी में बाप पर बहुत दबाव होता है जी। देखिए, हमारा बेटा कोई दुकान में रखी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम भाव ताव कर सके और आप उसे कम दाम में खरीद लेंगे। 10 लाख से एक भी रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप कहे जी, पर आधा पैसा अभी और आधा कन्यादान के वक्त दे देंगे। अरे, इसमें भी किश्त मांग रहे हैं आप? हमने तो सोचा था कि अच्छा परिवार होगा आपका। अच्छा ही परिवार है देवनाथ जी, पर पैसों की थोड़ी तंगी है ना, वरना सब ठीक ही है हमारे परिवार में जी। देवनाथ वहां से अपने बेटे योगेश को लेकर चले जाते हैं और कुंडली मिलवाई जाती है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकल आता है। अब कन्या को बुलाइए। आओ बेटी, यहाँ बैठो, योगेश की बाई और। मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। सविता के पापा सविता और योगेश के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। बेटी, तेरी माँ को यहाँ बैठना था, पर तेरी विदाई नहीं देखना चाहती होगी शायद, इसीलिए पहले ही चली गई। बाबा, हंसी खुशी का माहौल है, रोने का समय तो विदाई के वक्त होता है ना, तब ये इमोशनल अत्याचार कर लेना। अभी तो मुस्कुराइए, कैमरा आसपास ही है। तभी पीछे योगेश के पिताजी आ जाते हैं। अभी तक पैसे नहीं आए आपके यहाँ से? उठा लूं क्या बेटे को? आते ही होंगे, मैंने अपने छोटे भाई को व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। अरे तो जल्दी कराइए ना, वरना देर हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? योगेश और सविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सविता चाहती है कि योगेश कुछ बोले, पर योगेश अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। पापा, कितने पैसे की बात की है आपने? अरे बेटी, तुझे इससे क्या मतलब? मेरी डील की है ना, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए। कन्यादान की विधि शुरू करेंगे। तभी योगेश के पिता वापस वहां आ जाते हैं। पैसे देते हैं या बेटे को उठवा लूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देवनाथ वहां से चले जाते हैं। तुम अपने पिताजी से कुछ कहते क्यों नहीं? उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता। ऐसा नहीं है, कोई तो उठाएगा ही।
तभी वहाँ सविता के चाचा एक बैग लेकर आते हैं और सविता के पापा को देते हुए कहते हैं, 9 लाख ही हुए। आत्माराम इशारा करके योगेश के पिता को वहाँ बुलाते हैं। क्या? सिर्फ 9 लाख? बाकी 1 लाख कहाँ है? नहीं हो पाए जी, शादी के बाद कर देंगे। अरे आप बात से पलट रहे हैं। जल्दी से अभी के अभी पूरे पैसे लाइए, वरना बेटे को उठाऊं क्या? देखिए मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रुक जाइए पापा, रिश्ते हाथ पकड़कर जोड़े जाते हैं, पांव पकड़कर नहीं। बेटी तू चुप रह। नहीं, ये कब से बस कह ही रहे हैं कि उठवा लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा। लो, मैं ही उठ जाती हूँ। बेटा, अपशगुन हुआ। दहेज लेना सबसे बड़ा अपशगुन है, पाप है, पाखंड है। और योगेश, तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारे पिताजी, अरे देवनाथ जी, आपके नाम में ही बस देव है, काम तो आपके असुरों जैसे हैं। पर गलती आपकी नहीं, गलती मेरे पिताजी की है, जो आप जैसे लोगों को घर की दहलीज भी चढ़ने देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मैं आपके घर की दहलीज कभी नहीं चढ़ूंगी। अरे बेटा, समाज क्या कहेगा? यही कहेगा कि सविता के भीतर की माँ दुर्गा जाग गई थी, जिसने पापा के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। समाज की तालियों से पता चला कि समाज क्या कहेगा। समाज ने सविता की बात को स्वीकार भी किया और उसको अपने सर आंखों पर भी बिठा लिया। सविता के पिता में हिम्मत जागी और उन्होंने कहा, देवनाथ जी, आप कह रहे थे ना बेटे को उठा लूं क्या? उठा लीजिए। हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है और हमें आप। बहू प्रिया को आदत थी हर काम में शॉर्टकट ढूंढने की, क्योंकि उसे हर काम में आलस आता था। अरे यार, दूध गर्म कर दो ना। अरे पेट में जाके तो दूध ठंडा ही हो जाना है ना, तो ठंडा ही पी लो ना। अरे तुम मेरा सर गर्म मत करो यार। अच्छा है, सर गर्म हो जाए तो सर पे दूध रख लेना, वो भी गर्म हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम इतनी आलसी क्यों हो? अरे बोलो ना, इतने आलसी क्यों हो? प्रिया, जवाब दो। जवाब देने में आलस आ रहा है। पति वहां से उठ के बड़बड़ाते हुए खुद दूध गर्म करने चला जाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है। प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही, अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोलने लगे थे। अरे बहू सुन ना, एक गुड न्यूज़ है। क्या माँ जी, आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली हैं क्या? अरे बस तेरा दिमाग पैसों में ही लगा रहता है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं गांधी जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते हैं ना, इसलिए पैसों के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता। वैसे गुड न्यूज़ क्या है? अरे गुड न्यूज़ ये है कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। हैं? ये भी कोई गुड न्यूज़ है क्या? जब भी आपकी सहेलियां आती हैं, मेरे किसी न किसी काम में खोट निकाल की जाती हैं। हमेशा कोई कमी दिखी जाती है उनको मेरे काम में, और मुझे आलसी बोलते हैं वो लोग। अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इम्प्रेशन जमाने का। कैसे कैसे? उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजें बना कि वे उंगलियां चाटती रह जाए। माँ जी, ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो। अरे मेरी सहेलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ, पानी तो है। तो बस जाओ, बन जाओ बावर्ची, लगाओ तड़का, कल शाम को आएंगी वो। अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं। आज देखते हैं कि प्रिया बनाती क्या है। हाँ हाँ, पिछली बार हमने बोला कुछ हल्का खाएंगे तो पापड़ फ्राई करके ला दिए थे बस।
हाँ, और उसके पहले जब आए थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तरबूज काट कर ले आई थी। बोल रही थी तरबूज भारी होता है ना। अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू। तभी बहू वहाँ खाना लेकर आती है। पनीर कोफ्ता, भिंडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना। अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है अभी तो आपके लिए। और हाँ, अरे सूप लाना तो भूल ही गई मैं। अरे लगता है पिछली बार की कमी आज पूरी कर ही देगी बहू। हाँ हाँ, आप खाइए तो। हाँ, खाएंगे तो सही। इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि बना कैसा है। हाँ हाँ, लगा ले भोग खुद को। खाना चखते ही तीनों सहेलियां प्रिया की वाहवाही करने लगती है। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे आ गए प्रिया। प्रिया की सास भी कमाल है, बहू को क्या जायकेदार खाना बनाना सिखाया है। अरे मान गए भाई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहू नहीं बनाती, और हम भी नहीं बनाते, झूठ क्यों बोले। अरे बस करो, खाने पे ध्यान दो। बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब। ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो। सास भी सहेलियों के साथ खाना खाने लगती है, पर बहू के साथ अपनी भी तारीफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। प्रिया ने बड़ी खुशी से सबको खाना परोसा और सब ने झट से खाना खत्म भी कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया। और थक गई खाना खाते खाते, अब बस बिस्तर लग जाए मेरा। अब तो जब भी मेरे घर मेहमान आएंगे, प्रिया को ले जाया करूंगी खाना बनाने के लिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहेलियों के सामने काफ़ी सुधर गई है। प्रिया खाने के बर्तन समेटती है। इतने में तीनों सहेलियां हाथ धोने किचन में चली जाती है। तभी एक सहेली देखती है कि किचन स्टैंड पर कागज़ पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि कागज़ को डस्टबिन में डाल दे। जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वो एक बिल है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है। वो चुपचाप बिल उठाकर बाहर आ जाती है और उसके पीछे बाकी दो सहेलियां भी आती हैं। प्रिया, खाना अच्छा बनाया था, सच कहूँ तो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, पर जिसने बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता। क्या मतलब? ये बिल देखो, तुम्हारी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना। अरे तारीख तो आज की ही है ना? हाँ हाँ, आज की ही है। प्रिया, ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर झुका लेती है। सास सब समझ जाती है कि बहू की चोरी पकड़ी गई है। इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया। अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है, मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तीनों सहेलियां वहां से जा रही होती है कि तभी उनमें से एक मुड़कर कहती है, अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बहू को दे या डिलीवर करने वाले को। प्रिया समझ जाती है कि शॉर्टकट लेने की वजह से उसके साथ सास को भी ये बेइज्जती झेलनी पड़ी और वो कसम खाती है कि अब से शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से काम करेगी।